नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले भर में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। शहर में गुरुवार को सुबह से ही सर्द हवा चलने से वातावरण में गलन बढ़ गई। पिछले 3-4 दिनों से शहर समेत जिले भर में मौसम में बदलाव आया है। तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का असर बढ़ गया है। गुरुवार के दिन भर सर्द हवा चलने से गलन बनी रही। एकाएक सर्दी बढ़ने से लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। शहर में गुरुवार को सुबह तेज सर्दी के बाद धूप निकली। दिन चढ़ने के साथ धूप में तेजी होने से लोगों को सर्दी से राहत मिली। दोपहर में लोग सर्दी से बचने के लिए छतों पर धूप सेकते नजर आए। इस दौरान सर्द हवा चलने के कारण गलन का असर बरकरार रहा। दिन ढलने के साथ ही सर्द हवा का दौर तेज हो गया। सर्दी बढ़ने के साथ ही रात के समय सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई। मौसम के जानकारों के अनुसार पहाड़ी इलाकों हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके चलते जिले में भी शीतलहर का असर दिख रहा है। तापमान में गिरावट होने के साथ ही वातावरण में गलन का असर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश भर में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। उपखंड में सर्दी का असर बढ़ने के साथ ही डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। एकेएच के चिकित्सक ने बताया कि सर्दी तेज होने के साथ ही अस्थमा से पीड़ित मरीज, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। घर से बाहर निकलते समय शरीर को गर्म कपड़ों से ढक कर रखें और पानी को गुनगुना कर पिए। सर्दी के मौसम में ठंडी चीजें खाने से परहेज करें। कोई भी परेशानी होने पर चिकित्सकों से परामर्श लें। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन को आसान और सुरक्षित बनाने के साथ साथ टोल पर लगने वाले लंबे जाम से निजात पाने के लिए सभी चौपहिया वाहनों के लिए 1 जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अब टोल प्लाजा पर के सिस्टम से टोल चुकाने की व्यवस्था का काउंटडाउन खत्म हो गया है। अब अगर टोल प्लाजा से बिना फास्टैग से गुजरे तो वाहन चालकों को 2 गुना टोल चुकाना होगा। शहर के अजमेर रोड पीपला स्थित टोल प्लाजा पर भी नए साल के कैश लाइन को समाप्त कर दिया है। टोल मैनेजर अमित राय सिंघानी ने बताया कि अब टोल से केवल फास्टैग लगे वाहन ही गुजर सकेंगे। अगर कोई वाहन बिना फास्टैग के लाइन से गुजरा तो उससे 2 गुना टोल वसूला जाएगा। उक्त व्यवस्था पुराने वाहनों के साथ M और N कैटेगरी के मोटर वाहनों पर भी लागू होगा। जिन व्हीकलों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया है, यदि वे नहीं लगवाएंगे तो उनकी आगामी कागजी प्रक्रिया रुक जाएगी। उनके परमिट, पासिंग समेत अन्य डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया में फास्टैग की डिटेल्स को चेक किया जाएगा। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 1 जनवरी से सभी चौपहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। वाहन चालकों की सुविधा के लिए टोल प्लाजा पर विभिन्न बैंकों के एजेंट व NHAI की तरफ से काउंटर लगाए गए हैं। वाहन चालक अपने वाहन की RC व ड्राइविंग लाइसेंस अथवा आधार कार्ड दिखाकर हाथों हाथ फास्टैग खरीद सकते हैं। अधिकतर लोगों ने अपने वाहनों में फास्टैग लगवा लिया है। इस सुविधा से लोगों को टोल पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना पड़ेगा और समय की बचत होगी। केंद्रीय मोटर व्हीकल नियम 1989 के मुताबिक फास्टैग को 1 दिसंबर 2017 के बाद खरीदे गए चौपहिया वाहनों के लिए सभी नए रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। वाहन निर्माता या डीलर द्वारा फास्टैग की सप्लाई की जा रही है। इसके साथ यह भी अनिवार्य किया गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल केवल ट्रांसपोर्ट वाहनों पर फास्टैग लगाने पर ही होगा। नए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के सर्टिफिकेट में संशोधन के जरिए होगा, जहां फास्टैग की ID की डिटेल्स को देखा जाएगा। यह फैसला 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। फास्टैग ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम आदि पर उपलब्ध है। इसके अलावा बैंकों, पेट्रोल पंप और सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग मिल जाएगा। इसे खरीदने के लिए 200 रुपए खर्च करने होंगे, जिसमें आपको कम से कम 100 रुपए का रिचार्ज करवाना होगा। इसे अपने बैंक खाते से अटैच कर बिना किसी झंझट के टोल टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। गत 1 वर्ष से 70% वाहन फास्टैग की मदद से डिजिटल तरीके से टोल का भुगतान कर रहे हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन तकनीक है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से सेंसर को रीड कर लेता है। उधर खबर लिखे जाने तक जानकारी मिली है कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने कैश टोल कनेक्शन की अवधि को 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। इसके बाद इसे सख्ती से लागू कर दिया जाएगा। NHAI के निर्देशानुसार आज रात 12 बजे से सभी जो हमारी लाइन है टोल प्लाजा की, वो आज सभी फास्टैग से हो जाएंगी। जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे फास्टैग के थ्रू ही होंगे। अगर कोई यूज़र या गाड़ी चालक जो है अगर वो कैश से पेमेंट करेगा तो उसको दुगना टोल फी उसे भरना पड़ेगा। अतः सभी से निवेदन है कि अपनी गाड़ी पर अगर आपने टैग नहीं लगवाया है और अगर टैग है उसमें लो बैलेंस है तो उसमें बैलेंस डलवा लें और टैग ज़रूर लगवाएं ताकि पेनल्टी से आप बच सकें।
कृषि उपज मंडी में 9 साल बीत जाने के बाद भी मंडी अध्यक्ष के चुनाव नहीं हुए हैं। शायद सरकारें कृषि उपज मंडियों में चुनाव करवाना ही भूल गई है। प्रदेश भर में कृषि मंडी समिति बोर्ड के चुनाव का मामला 2.5 साल से लंबित चल रहा है। मालूम हो कि भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत तो की, लेकिन प्रयासों के अभाव में चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। 2.5 वर्ष पूर्व मंडी चुनाव को देखते हुए मंडी प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। इसके बावजूद भी कृषि मंडियों में चुनाव नहीं हो पाए हैं। मंडियों के चुनाव कब होंगे, इस पर भी अभी तक तो प्रश्न चिन्ह ही लगा है। मंडी समितियों का कार्यकाल 11 सितंबर 2016 को पूरा हो गया था। इसके बाद सरकारों के आदेशों और नियमों के अनुसार मंडी अध्यक्ष का प्रशासक एसडीएम को चुनाव होने तक चार्ज दे दिया गया। तब से ही प्रशासन के पास कृषि मंडियों की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। चुनाव के लिए न्यूनतम 45 दिन का समय होना जरूरी है, इसलिए अब तो 2021 में ही चुनाव होने के आसार है। राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 एवं नियम 1963 के तहत चुनाव कराने का निर्णय राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सितंबर 2016 में ही ले लिया गया था। मंडी समिति के चुनाव के लिए कलेक्टर के स्तर पर चुनाव कराने के क्रम में मंडी प्रशासन और निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से सभी तैयारियां भी कर ली गई थी। बावजूद चुनाव का कार्यक्रम अभी तक बस्तों में कैद है। मालूम हो कि प्रदेश में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, नगर परिषद के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं, मगर अभी तक कृषि उपज मंडियों में चुनाव की सुगबुगाहट भी नहीं हो रही है। मंडी चुनाव समिति सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी पिछली सरकार बोर्डों का गठन करने में असफल रही है। मंडी समिति चुनाव प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के सदस्य, सरपंच, क्षेत्र का जिला परिषद का सदस्य, पंचायत समिति सदस्य भाग लेते हैं। इन सभी के मतों के आधार पर ही मंडी अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। उधर सहकारी समितियों, जल संसाधन उपभोक्ता संगम व क्रय विक्रय समितियों के भी चुनाव नहीं हुए हैं। मालूम हो कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय समितियों एवं जल संसाधन उपभोक्ता संगम अध्यक्षों के भी करीब 7 साल बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं हुए हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने जीएसएस अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को ही प्रशासक लगाया हुआ है। मालूम हो कि कृषि उपज मंडी समिति श्रेणी के अध्यक्ष पद के लिए पूर्व में 2011 में चुनाव हुए थे। इन चुनावों में श्रीमती घीसी देवी अध्यक्ष बनी थी। अध्यक्ष श्रीमती घीसी देवी ने 17 अक्टूबर 2011 को अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया था। घीसी देवी के कार्यकाल को समाप्त होने के बाद आज तक मंडी में चुनाव नहीं हुए हैं। शहर के छावनी फाटक बाहर स्थित शनि महाराज के मंदिर पर स्थित एक नीम के पेड़ में गुरुवार सुबह अचानक से आग लग गई। आग पेड़ की जड़ों से होकर तने पर पहुंची। पेड़ की जड़ में भैरव जी का स्थान होने के कारण पहले तो लोग इसे रहस्यमयी आग समझ रहे थे। नीम के पेड़ में लगी रहस्यमयी आग को देखने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एकत्रित हो गए। बाद में जागरूक क्षेत्रवासियों की ओर से इसकी सूचना नगर परिषद के अग्निशमन विभाग को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने पेड़ में लगी आग को बुझाया। मालूम हो कि शनि महाराज मंदिर परिसर में लगे नीम के पेड़ के नीचे भैरव बाबा की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर श्रद्धालु अगरबत्ती आदि लगाते हैं। शायद अगरबत्ती की लौ से नीम के जड़ ने आग पकड़ ली और आग धीरे धीरे तने तक पहुंच गई। शहर में विगत दिनों मिल कॉलोनी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मृत पाए गए कौवों के बाद गुरुवार सुबह नगर परिषद रोड पर भी 5-6 कौवे मृत पाए गए। सुबह का समय होने के कारण सफाई कर्मचारियों ने मृत कौवों को मौके से हटा दिया। हालांकि इस संबंध में किसी की भी ओर से वन विभाग को सूचना नहीं दी गई है, लेकिन शहर में इस प्रकार से हो रही कौवों की मौत एक रहस्य बनी हुई है। उधर वन विभाग की ओर से मृत कौवे को करवाए गए पोस्टमार्टम के बाद भी उनकी रिपोर्ट नहीं मिलने से मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी मिली है कि गुरुवार सुबह नगर परिषद मार्ग स्थित पुराने दमकल कार्यालय के पास सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों को एक मृत कौवा दिखाई दिया, जिसे कर्मचारियों ने वहां से हटा दिया। लेकिन थोड़ी ही दूर पर कर्मचारियों को 3-4 और कौवे मृत दिखाई दिए। इन मृत कौवों को भी सफाई कर्मचारियों ने वहां से उठाकर साइड में रख दिया। बताया जा रहा है कि संदर्भ में वन विभाग को सूचना नहीं दी गई है, लेकिन शहर में मिल कॉलोनी के बाद नगर परिषद रोड पर इस तरह कौवों की मौत एक रहस्य बन गया है। चिंता का विषय यह है कि आखिर कौवों की मौत का आखिर क्या कारण है। क्या कौवे ठंड से या फिर किसी बीमारी से मर रहे हैं? अगर बीमारी से मर रहे हैं तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि अगर यह घातक बीमारी किसी अन्य पक्षियों में भी फैल गई तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अतः वन विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि पूर्व में मरे कौवों की पोस्टमार्टम मंगवाकर कौवों के मौत के कारणों का खुलासा करते हुए समय रहते अन्य कौवों को मरने से बचावे।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा पर अब आपको लाइन में खड़े रहने और अपनी बारी का आने का इंतजार नहीं करना होगा। टोल पर फास्टैग लगे वाहन बिना रुके निकल सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक टोल पर फास्टैग लेन तो बना दिए हैं, लेकिन वहां से सामान्य श्रेणी के वाहन गुजर जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब टोल पर सिर्फ फास्टैग लेन होगी। लोगों को अपने वाहनों के लिए फास्टैग कार्ड आसानी से उपलब्ध कराने के लिए NHAI ने कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC को जिम्मा सौंपा है। देश भर में सभी टोल प्लाजा पर CSC की ओर से फास्टैग कार्ड की सुविधा देने के लिए सेटअप तैयार किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण के लिए फास्टैग कार्ड की उपलब्धता के लिए ऑनलाइन बिक्री और CSC केंद्रों से सुविधा शुरू की है। आसंद थाना क्षेत्र के कटार गांव निवासी एक युवक ने शराब के नशे में जहर का सेवन कर लिया, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद परिजनों ने उसे राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई धन्नानाथ की रिपोर्ट पर मौके पर पहुंचे तथा थाने के हेड कांस्टेबल सुखराम ने परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार करवाकर पोस्टमार्टम करवाया तथा लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हेड कांस्टेबल सुखराम ने बताया कि कटार आसिन निवासी धन्नानाथ पुत्र मोतीनाथ ने एक रिपोर्ट देकर बताया कि उसके भाई बीरमनाथ ने अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया और उसके बाद उसने जहर भी गटक लिया। तबीयत खराब होने पर उसे एकेश लाकर भर्ती करवाया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दिनांक 31/12/2020 को धन्नानाथ पुत्र मोतीनाथ निवासी कटार आसीन ने एक रिपोर्ट दी कि मेरे भाई बीरमनाथ ने कल शाम को अत्यधिक शराब पी ली और उसकी तबीयत खराब हुई। उसकी जेब के अंदर पॉइजन की शीशी भी मिली, जिसको तबीयत खराब होने पर एक ब्यावर ला करके भर्ती करवाया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। बाद पोस्टमार्टम लाश परिजनों के सुपुर्द कर दी गई। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट की वैधता को बढ़ा दिया है। अब मोटर व्हीकल के डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2021 तक वैध रहेंगे, यानी जिन डॉक्यूमेंट्स की वैधता खत्म हो गई है वे अब वैध रहेंगे। कोविड-19 को देखते हुए 30 मार्च 2020 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक्सपायर हो चुके मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैधता को जून तक के लिए बढ़ा दिया था। 9 जून को फिर आदेश जारी कर अगस्त तक के लिए वैधता बढ़ाई थी। तीसरी बार अगस्त में डॉक्यूमेंट्स की वैधता बढ़ाते हुए 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया था। अब मंत्रालय ने चौथी बार मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैधता बढ़ाई है। मंत्रालय ने वैधता बढ़ाने के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भेज दी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से गुरुवार को कामरेड मजदूर नेता तथा मसूदा की पूर्व विधायक नूरा काठात की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। शहर के मिल रोड स्थित लेबर यूनियन कार्यालय के स्वामी कुमारानंद हॉल में आयोजित पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी ने स्वर्गीय काठात के छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर विभिन्न वक्ताओं ने स्वर्गीय काठात के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए श्रमिक हितैषी कार्यों को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय काठात जीवन भर श्रमिकों के उत्थान के लिए काम करते रहे। सरल व सहज व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय काठात मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहे। वक्ताओं ने मजदूर नेता कामरेड नूरा काठात के जीवन से सीख लेने और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम अध्यक्ष इस्माइल काठात, ताजू काठात, रोशन मुंशिखा, कामरेड जगदीश प्रसाद, पूनम सिंह चौहान, अजमल काठात, नंदलाल, बाबूलाल, बीरमलाल, दयाराम भगत, अल्लादीन मांगीलाल तथा शिव कुमार गौड़ आदि उपस्थित थे। राजस्थान गाड़िया लोहार युवा विकास संस्थान पुष्कर अजमेर राजस्थान ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर शहर के मेवाड़ी गेट क्षेत्र में नगर परिषद की ओर से बनवाए जा रहे सार्वजनिक शौचालय पर अपनी सहमति प्रकट की है। साथ ही गत दिनों नगर परिषद उपसभापति व पार्षद गणों की ओर से मेवाड़ी गेट क्षेत्र में गाड़िया लोहार समाज के कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर घर बनाने तथा आम रास्ता अवरुद्ध करने की बात पर भी रोष प्रकट किया है। ज्ञापन में बताया गया कि गाड़िया लोहार समाज के लोग ब्यावर बसावट के समय अर्थात कर्नल डिक्शन के समय से ही मेवाड़ी गेट के बाहर व अन्य स्थानों पर पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करते आ रहे हैं। कर्नल डिक्शन द्वारा की गाड़िया लोहार समाज के लोगों को मेवाड़ी गेट, अजमेरी गेट सहित अन्य स्थानों पर बसाया था, किंतु पूर्व में नगर परिषद द्वारा मेवाड़ी गेट बाहर का कुछ भूभाग मानचित्र में कॉमर्शियल दर्शित होने का बताकर लोहार समाज की आवासीय पट्टों की मांग को खारिज कर दिया। वर्तमान में भी कई प्रकार से तंग परेशान करते हुए लोहार समाज के लोगों को बेघर करने पर आमादा है। ज्ञापन में संस्थान महामंत्री नीरज सिंह राठौर ने बताया कि शहर के हिस्सों में परिषद की नजूल संपत्तियों
पर अतिक्रमण हो रखे हैं, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है और अतिक्रमियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। राठौड़ ने कहा कि बरसों से मेवाड़ी गेट क्षेत्र में निवास करने के बाद भी उन्हें पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, अतः इस प्रकरण की जांच करवाई जाकर अविलंब पट्टे जारी कर समाज के लोगों को राहत प्रदान करे। राठौड़ ने कहा कि क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय की नितांत आवश्यकता है और अगर उक्त शौचालय परकोटे के पास नहीं बनाकर अन्यत्र भी बनाया जावे तो समाज के लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। महामंत्री राठौड़ ने इस प्रकरण में क्षेत्रीय पार्षद सुशीला प्रजापति के साथ होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते उन्हें क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी है, अतः नगर परिषद प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान में सहयोग प्रदान करे। लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर 6 से 31 दिसंबर तक चलाए जा रहे सेवा अभियान के तहत गुरुवार को एकेएच के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एकेएच ब्लड बैंक में आयोजित किए गए रक्तदान शिविर के दौरान उपस्थित रक्तवीरों ने 15 यूनिट रक्तदान कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सामरिया के अनुसार इस अभियान के तहत अब तक 180 यूनिट रक्त समर्पित किया जा चुका है। सामरिया के अनुसार गुरुवार को ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम के दौरान पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव तथा डॉक्टर श्याम सुंदर सोनी ने रक्तवीरों को भारतीय संविधान की पुस्तक प्रशस्ति पत्र भेंट करते हुए माला पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान ग्रुप सह संयोजक बिरजूलाल भाटी तथा महिला संयोजक व कार्यालय अधीक्षक सीमा आदिवाल द्वारा रक्त मित्र हितेश जाटोलिया, राहुल खन्ना, महावीर कुमावत, जगदीश कुमावत, शाहिद रहमानी, राजेश तिवारी तथा अमीन काठा सहित समस्त रक्त मित्रों ने ग्रुप की टी शर्ट पहनकर रक्तवीरों के रूप में परमार्थ सेवा का संकल्प लिया। श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ के तत्वावधान में दुर्गावत बालेसर जोधपुर में गुरुवार को दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। समारोह के दौरान गुरुवार दोपहर में आचार्य रामेश के मुखारविंद से चेन्नई गोगोलाव निवासी मुमुक्षु की दीक्षा सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। साधु मार्गी जैन संघ के प्रवक्ता नरोत्तमल बाबेल ने बताया कि वर्ष 2020 की यह 22वीं दीक्षा थी, जिसमें मुमुक्षु भाई राजेंद्र प्रसाद व उनकी धर्म सहायिका बहन शोभा कांकरिया को आचार्य भगवान ने दीक्षा दी। दीक्षा के उपरांत आचार्य भगवान ने मुमुक्षु राजेंद्र प्रसाद का नामकरण राजरत्न मुनि तथा मुमुक्षु शोभा कांकरिया का शुभंकरा श्रीजी महाराज के नाम से सुशोभित किया है। दीक्षा महोत्सव के दौरान उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने दीक्षा की अनुमोदना करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। शहर में गुरुवार को कुल 3 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं। इन रोगियों में शहरी क्षेत्र से 2 तथा ग्रामीण क्षेत्र का 1 कोरोना पॉजिटिव रोगी शामिल है। एकेएच प्रशासन ने सभी तीनों रोगियों को होम आइसोलेट कर दिया है। उधर गुरुवार को कोविड जांच सेंटर पर 72 शहरी तथा 5 सैंपल्स ग्रामीण क्षेत्र सहित कुल 77 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं, जिन्हें जाँच के लिए अजमेर स्थित प्रयोगशाला भिजवाया गया है। वर्ष 2020 भारी उथल पुथल भरा रहा। विशेष तौर से जहां पुराना वर्ष कोरोना संक्रमण से बचाव की जद्दोजहद में बीत गया, वहीं साल भर की अनेक ऐसी घटनाएं रही जो खबरों में सुर्खियां बनी रही। आइए आपको दिखाते हैं इस वर्ष की टॉप 10 खबरें। वर्ष 2020 में जहां आम आदमी कोरोना के संकट से जूझता नजर आया, वहीं चोरों ने भी अपना हुनर दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पूरे वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें तो 12 महीनों में 61 चोरी की घटनाएं हुई, यानी कि औसत के हिसाब से प्रति माह 5 चोरियां दर्ज की गई। लेकिन पुलिस को चोरी के मामले के खुलासे में महज 5 या 6 चोरी में ही सफलता मिली। चोरों ने पूरे वर्ष में चोरी का हुनर सोने मकानों के ताले तोड़ने, गाड़ियां चुराने, दुकानों से माल चुराने, घर जाते व्यापारियों को लूटने और कुछ मामलों में ठगी पर भी अपना हुनर दिखाया। वर्ष का होते होते नवंबर के पहले सप्ताह में ही वर्ष की सबसे बड़ी चोरी अजमेर रोड बाईपास स्थित रानीबाग रिसोर्ट में हुई, जहां एक सर्राफा व्यापारी की लड़की की शादी के लिए कोलकाता से आई बारात और सभी मेहमान उस समय हक्के बक्के रह गए, जब सगाई की रस्म के दौरान चोर लाखों रुपए के गहनों से भरा बैग लेकर चंपत हो गया। पुलिस मामले के वर्ष के अंत तक खुलासा नहीं कर सकी। आम आदमी को उम्मीद है कि पुलिस जाब्ता अपनी गश्त बढ़ाएगा और आने वाले वर्ष 2021 में आमजन को सुरक्षा और भय से मुक्ति मिलेगी। साल 2020 में पूरा देश कोरोना की महामारी से परेशान नजर आया। ब्यावर उपखंड भी संक्रमण की मार से अछूता नहीं रहा। इस दौर में कोरोना ने जो उत्पात किया, उस पल को याद कर मन सिहर उठता है। कई लोग इस काल के शिकार हुए। उनके अपनों ने कभी नहीं सोचा था कि यूं अपनों को खो देंगे। लंबा लॉकडाउन, उस पर आर्थिक मार, 2020 हर कोई भूलना चाहेगा। साथ ही संकट के इस दौर में परिवार के साथ रहकर जहां
हर कोई परिवार के साथ समय बिता पाया। यह इस वर्ष की उपलब्धियों में एक रहा। ब्यावर में जहां कोरोना से कई मौतें हुई, बावजूद इसके लोगों ने इस महामारी का डटकर सामना किया। कई सामाजिक संगठन, समाजसेवी व डॉक्टर, कोरोना वॉरियर ने पूरी निष्ठा से सेवाएं दी। 2020 जाते जाते वैक्सीन देकर सभी घावों पर मरहम दे गया। कुल मिलाकर 2020 ब्यावर के लिए 2020 मैच की तरह रहा। 2021 का सबको बेसब्री से इंतजार है, जहां देश एक नया अध्याय लिखेगा। वर्ष 2020 में संक्रमण फैलने के बाद सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन बच्चे, बूढ़े और जवान सभी के लिए एक अनोखा अनुभव था। 3 महीनों तक घरों में रहना, हर ओर पसरा सन्नाटा तथा पुलिस व पुलिस मित्र, गाड़ियों की चील पौध से छुटकारा, दूर तक चीरते सन्नाटे में पक्षियों का कलरव, प्रदूषण रहित नीला आसमान, शुद्ध ऑक्सीजन भरी हवा, जरूरतमंदों को खाने के पैकेट पहुंचाते भामाशाह। कुछ ऐसी अनोखी बातें देखने सीखने को मिली जिनसे हर पीढ़ी ने कुछ न कुछ सीखा। लॉकडाउन के कारण अपनों के बीच प्रेम बढ़ा तो वही आदमी भक्ति की मार्ग की ओर बढ़ा। साथ ही अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आमजन को योग व्यायाम का महत्व भी समझ में आया। लॉकडाउन ने समझा दिया कि आम आदमी को स्वस्थ रहना है, ना कि घर में मशीनों का जमावड़ा करना है। कुल मिलाकर लॉकडाउन खट्टे मीठे अनुभव भरा रहा, जिसे कि पीढ़ियां आने वाले वर्षों तक याद रखेगी। ब्यावर शहर जो कभी परकोटे में हुआ करता था, ब्यावर जो 4 दरवाजों से घिरा है। इसी साल में शहर के ऐतिहासिक दरवाजों के रखरखाव की मांग लगातार उठती रही थी। इसी बीच इसी वर्ष 2020 में अजमेरी गेट की छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया था। यह तो गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। नगर परिषद ने इसी बहाने पूरे अजमेरी गेट का जीर्णोद्वार कराकर नया प्लास्टर और रंग रोगन करवाया और नाथद्वारा शैली में आकर्षक चित्रकारी करवाकर अजमेरी गेट को नया स्वरूप प्रदान किया। आज अजमेरी गेट की छटा देखते ही बनती है। वर्ष 2020 जाते जाते 4 में से 1 दरवाजे को अपना सुंदर स्वरूप प्रदान करवा गया। वर्ष 2020 में बात करें कुछ विकास की, ब्यावर रोडवेज बस स्टैंड के समीप सतपुलिया जो कि जीवनी शयन अवस्था में पहुंच चुकी थी और आमतौर पर ट्रैफिक जाम की समस्या परेशानी का कारण बनती थी। लंबे समय से कछुआ चाल से चल रहा सतपुलिया का नव निर्माण आखिर 2020 पूरा होते होते अपने मुकाम को पाई गया। सतपुलिया चोरी हुई बीच में डिवाइडर बना और शहर वासियों को अजमेर रोड पर आवाजाही में सहूलियत मिल गई। यहां तक कि 199 पेड़ों की बलि चढ़ाने के बाद आखिर 2020 में अजमेर रोड के विस्तारीकरण का कार्य अभी पूरा हुआ और इस वर्ष में अजमेर रोड को नया स्वरूप मिला। वर्ष 2020 की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन चीन के वुहान में कोरोना की सुगबुगाहट हो चुकी थी, जिसकी दस्तक भारत में भी सुनाई देने लगी थी। यही वजह थी कि प्रशासन ने होली मनाने और बादशाह मेला की सवारी निकालने में अनुमति नहीं दी। किंतु संक्रमण की दस्तक के बीच बादशाह का मेला तो ब्यावर वासियों ने धूमधाम से मना लिया, लेकिन होली के बाद आने वाले समय में सारे 30 त्योहार और मेले कोरोना की भेंट चढ़ गए। होली के बाद चैत्र के नवरात्र में ना तो माता के मंदिर सजे और ना ही गणगौर की सवारी निकली। इतना ही नहीं, कोरोना के कारण राजस्थान का प्रसिद्ध तेजा मेला भी 2020 में आयोजित नहीं हो पाया। साथ ही गणेश जी के पंडाल भी नहीं सजे और गणेश चतुर्थी पर भी कहीं कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं हुआ। 2020 में अक्टूबर में फिर शारदीय नवरात्र कोरोना की भेंट चढ़े। यहाँ तक कि दीपावली भी आमजन ने सूक्ष्म तरीके से मनाई और आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहा। इसके बाद नववर्ष पूर्व की पार्टी उत्सव की खुशियों पर भी कोरोना का ग्रहण नजर आया, क्योंकि 31 दिसंबर 2020 पर न्यू ईयर पार्टी मनाने पर प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है और नववर्ष का स्वागत कर्फ्यू के साथ होना तय है। उम्मीद करते हैं आने वाला वर्ष 2021 आप सभी के लिए खुशियां लाए, नई उमंग और उत्साह लाएगा। वर्ष 2020 में आमजन को अपने फैशन में बदलाव करना पड़ा। घर से बाहर निकलना हो तो मास्क लगाना अनिवार्य, किसी से मिलना हो तो मास्क लगाना जरूर। यहाँ तक कि शादियों में मेहमानों की पाबंदी के बीच भी दुल्हा दुल्हन को मास्क लगाकर फेरे लेने पड़े और वरमाला पहनानी पड़ी। छोटे मासूम बच्चे भी मास्क लगाते देखे गए। इतना कुछ होने के बावजूद जब संक्रमण की गति में कमी नहीं आई तो प्रशासन ने अभियान चलाया, नो मास्क नो एंट्री। उपखंड प्रशासन द्वारा मास्क लगाने के प्रति जागरूकता लाने के लिए जागरूकता रैली या स्टिकर, पोस्टर आदि माध्यम काम में लिए गए। यहाँ तक कि नगर परिषद कर्मियों ने मास्क न लगाने वाले लापरवाह लोगों के चालान भी काटे। प्रशासन द्वारा जागरूकता लाने का अभियान कामयाब रहा और वर्ष 2020 का अंत होते होते शहर में संक्रमण का आंकड़ा लगभग 0 तक आ गया। फिर भी याद रखिए 2021 में भी सतर्कता बरतनी जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं।
शहर के विकास को पंख लगाने के लिए नगर परिषद ने 3 वर्ष पहले सीवरेज लाइन अभियान की शुरुआत की थी और इसकी पूर्णाहुति शुरुआत के बाद 1.5 साल में होनी थी, लेकिन लचर व्यवस्थाओं के चलते सीवरेज लाइन का कार्य अभी तक भी अपने मुकाम को नहीं पहुंच पाया है। 2020 में शहर की सड़कों की बात करें तो हर वार्ड की सड़कें खुदी सी नजर आई और उसके बाद जब ठेकेदार ने सीवरेज लाइन बिछाने के बाद मरम्मत की तो मरम्मत के नाम पर हुई केवल लीपापोती। यहाँ तक कि अनेक वार्डों में सड़कों पर किया गया बेतरतीब पेचवर्क उधर चुका है। आमजन को गाड़ियों पर या पैदल गलियों सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया है। कुल मिलाकर 2020 में सड़कों के विकास की बात करें, रिपोर्ट कार्ड में 10 में से 0 ही हासिल होगा, क्योंकि विकास के नाम पर अभी तक न तो सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट पूरा हुआ और न ही शहर वासियों को चलने फिरने के लिए साफ सुथरी समतल सड़कें मुहैया हो पा रही है। आमजन को उम्मीद है कि आने वाले वर्ष 2021 में नगर परिषद शहर की सड़कों को सुधरवाने की जिम्मेदारी लेगी और आमजन को उबड़ खाबड़ सड़कों और उड़ती धूल से होने वाली बीमारियों से निजात मिल पाएगी। वर्ष 2020 में क्राइम की घटनाएं भी समय समय पर खबरों की सुर्खियां बनी रही। पूरे साल में ब्यावर उपखंड में हत्या की 4 खबरें सुर्खियां बनी, जिनमें विशेष तौर से चांगेट पर मामूली कहासुनी में गैस के सिलेंडर सिर पर मारने से हुई हत्या तथा खरवा के समीप गांव में मां व बच्चे की पत्थर से मारकर की गई हत्या। इसी क्रम में जालिया रोड पर रज्जाक हत्याकांड, जिसमें युवक को मारकर कुएं में फेंक दिया गया। साथ ही श्री सीमेंट फैक्ट्री के बाहर पुलिस हत्याकांड भी 2020 की खबरों में सुर्खियों में रहा। इसी वर्ष लूट की अनेक घटनाएं हुई, जिनमें शहर के सुनारान चौपट के समीप श्री टावर में मुनीम द्वारा 7 लाख रुपए की लूट की घटना ने भी सुर्खियां बटोरी। यदि हम राजनीतिक दृष्टि से वर्ष 2020 को देखें तो 2020 की शुरुआत से मध्य का दौर शांतिपूर्ण रहा। संक्रमण के दौर में राजनीतिक संगठन कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे नजर आए। इस बीच प्रदेश कांग्रेस में उप मुख्यमंत्री द्वारा बगावत के बाद शहर कांग्रेस की सभी समितियां भंग हो गई और दूसरी ओर भाजपा में अजमेर देहात जिला अध्यक्ष के पद पर बुधरा जी काबिज हो गए। इससे पूर्व 2019 के अंत में हुए सरपंच चुनाव की आगे की कार्यवाही, जो कि 2020 में थम गई थी, अक्टूबर महीने से फिर शुरू हुई और उपखंड के समीप शेष बचे हुए सरपंच के चुनाव संपन्न हुए। सरपंच के चुनाव पूर्ण होने के बाद 2020 में ही लहर आई पंचायत के चुनाव की। पंचायत के चुनाव का पूरा समीकरण बीतने के बाद 2020 में ही जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें प्रमुख पार्टियों की आपसी खींचतान तो नजर आई, निर्दलीय भी बाजी मारते देखे गए। यही वजह रही कि जवाजा पंचायत में निर्दलीय ने प्रधान का पद हासिल करने के बाद जब भाजपा की पुणे सदस्यता ली तो विधायक और पूर्व विधायक में आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए। कुल मिलाकर 2020 ब्यावर उपखंड की राजनीति में जहां शुरुआती दौर में शांतिपूर्ण रहा, वहीं अंत होते होते अनेक समीकरण लेकर आचार्य रामेश के शिष्य शासन दीपक पदम मुनि, उदित मुनि व प्रणत मुनि महाराज आदि थाना 3 ने गुरुवार दोपहर 3:30 बजे से समता भवन से मंगल विहार किया। आदि थाना 3 के सभी मुनिगण जोधपुर से आचार्य श्री रामेश के दर्शन करते हुए बीकानेर पधारेंगे। साधु मार्गी जैन संघ के प्रवक्ता नरोत्तमल बाबेल ने बताया कि इस अवसर पर पदम मुनि जी महाराज ने उपस्थित सभी को जीना सीखो व खुश रहने की प्रेरणा दी। महाराज ने कहा कि यदि घर में सदैव खुशी से जीना सीख लिया तो महाभारत नहीं होगी। हमारा धर्म प्रयोग मांगता है, सभी को प्रयास करते रहना चाहिए कि प्रयोग कैसे करें, हमको माला कैसे फेरनी है, कैसी मुद्रा होनी चाहिए, इन सब पर विचार करना चाहिए। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सर्द हवा चलने से मौसम में गलन बरकरार, न्यूनतम तापमान गिरने से सता रही है सर्दी। टोल प्लाजा पर केयर सिस्टम से टोल चुकाने का काउंटडाउन खत्म, अब बिना फास्टैग गुजरे तो लगेगा 2 गुना टोल। कृषि मंडियों में चुनाव करवाना भूली सरकार, 9 साल बाद भी सरकार ने नहीं ली सुध। और कम्युनिस्ट पार्टी ने मनाई मजदूर नेता कामरेड नूरा काठात की पुण्यतिथि, छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए अर्पित की श्रद्धांजलि।